Hello everyone, welcome to next lecture in the series of MPPSC Health, that is paper 2 part B. In this lecture we are going to discuss about the most important topic related to health sector in paper 2 part B, that is malnutrition. इस टॉपिक का वेटेज हेल्थ के सेक्शन में सबसे ज्यादा है अभी तक। हर साल इस टॉपिक से कुछ न कुछ प्रश्न मेंस एग्जाम में बना हुआ है। इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉजेस, फैक्ट्स एंड रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स, माल न्यूट्रिशन हिंदी में जिसको हम बोलते हैं कुपोषण, इससे संबंधित कारण, इससे संबंधित जो तथ्य हैं और संबंधित गवर्नमेंट की योजनाएं हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर सीरीज से पहले वाले लेक्चर्स देखने के लिए आप स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे दिए गए आई बटन पे क्लिक करके पूरा लेक्चर सीरीज खोल सकते हैं। आइए हमारा लेक्चर आज का हम स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह एक आंसर राइटिंग चैलेंज के साथ। इस आंसर राइटिंग चैलेंज में मैंने कोशिश की कि पास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। 3 मार्कर्स में मेन कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, इसके बाद व्हाट इज मेंट बाय सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। 6 एंड 5 मार्कर्स में आप लिख सकते हैं कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन इन एमपी, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माल न्यूट्रिशन, एंड तीसरा 6 मार्कर है एग्जामिन द प्रोग्राम्स फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन रन बाय एमपी गवर्नमेंट। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जहां पर हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम की लिंक अपलोड की गई है। उस टेलीग्राम लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप पहुंच जाएंगे। वहां पर भी आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं, जिसको कि मैं आसानी से वहां पर इवैल्यूएट कर पाऊं। आइए हम पहले स्लाइड के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट। माल न्यूट्रिशन क्या है, बेसिकली कुपोषण क्या है। WHO ने डिफाइन किया है माल न्यूट्रिशन को। माल न्यूट्रिशन रिफर्स टू डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस इन अ पर्सन्स इनटेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि कुपोषण का मतलब है डेफिशिएंसी मतलब कमी, साथ ही साथ एक्सेस भी मतलब कि ज्यादा भी अगर आपने न्यूट्रिशन कंजम्पशन किया है तो दोनों ही केसेस को आप माल न्यूट्रिशन के केस में रख सकते हैं। मतलब कि ज्यादा न्यूट्रिशन कंजम्पशन प्लस कम न्यूट्रिशन कंजम्पशन दोनों ही माल न्यूट्रिशन का डेफिनेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली 6 तरीके के एक स्वस्थ ह्यूमन बीइंग को एसेंशियल है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। और अगर इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट हम नहीं कंज्यूम करते तो हमें कहीं अलग अलग तरह की बीमारियां होती है, जैसे कि थकावट होना। अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम नहीं करते तो आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी आपको पैदा होगी। प्रोटीन्स एंड फैट्स अगर आप कंज्यूम नहीं करते, प्रोटीन अगर वास्तविकता में आप कंज्यूम नहीं करते तो आपका मसल मास बहुत कम रहेगा। फैट आप कंज्यूम नहीं करेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ फैट बॉडी में जरूरी है ताकि आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके बाद विटामिन एसेंशियल है, विटामिन की कमी से बहुत सारी बीमारियां होती है, मिनरल्स की कमी से बीमारियां होती है, और वाटर भी एक एसेंशियल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है जो कि एक बॉडी को आवश्यक है। अगर हम नहीं कंज्यूम नहीं करते तो क्या क्या हो सकता है, जैसे गॉइटर जैसी समस्याएं। गॉइटर क्यों होता है? आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है। एनीमिया किस लिए होता है? एनीमिया आयरन की कमी के कारण बेसिकली होता है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी डिसीज होती है। गॉइटर जिसको हम हिंदी में घेंगा बोलते हैं, एनीमिया को आप एनीमिया के हिसाब से टर्म से ही समझ सकते हैं, स्कर्वी भी आप स्कर्वी के नाम से समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल्स या फिर हम बोले तो टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। देखिए बेसिकली माल न्यूट्रिशन को हम 3 मेजर कैटेगरीज में बांट सकते हैं, दैट इज अंडर न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड माल न्यूट्रिशन, ओवरवेट एंड ओबेसिटी। हिंदी में अगर कहूं तो कुपोषण को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अंडर न्यूट्रिशन मतलब कम पोषण, इसके बाद में आप देख सकते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हम बोलते हैं कि जो छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो कुपोषण है वो, और उसके बाद अधिक वजन या फिर ज्यादा वजन होने के कारण ओवरवेट जिसको हम बोलते हैं वो भी एक माल न्यूट्रिशन का टाइप है। अंडर न्यूट्रिशन को फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं दुबलापन का मतलब है लो वेट फॉर हाइट, मतलब कि किसी व्यक्ति की हाइट के अनुपात के साथ उसका वेट नहीं बढ़ा हो, उसका वजन नहीं बढ़ा हो। हाइट बड़ी है, मान लीजिए हाइट उसकी 6 फीट हो गई, लेकिन 6 फीट के अनुपात में उसका जो वजन होना चाहिए अगर वो नहीं है तो उसको हम बोलते हैं दुबलापन, तो दैट इज वेस्टिंग। तो लो वेट फॉर हाइट इज नोन एज वेस्टिंग। सेकंड है स्टंटिंग को आप बोलते हैं लो हाइट फॉर एज इज नोन एज स्टंटिंग, मतलब किसी भी व्यक्ति का जो हम बोलते हैं कि उम्र के साथ में जितना अनुपात में उसकी हाइट होनी चाहिए अगर वो नहीं बढ़ी है तो उसको हम बोलते हैं बोनापन, दैट इज स्टंटिंग। और तीसरी कैटेगरी अंडरवेट का मतलब है किसी व्यक्ति का उसकी उम्र के अनुपात में उसका वजन नहीं बढ़ा हो या उसका वजन उसकी उम्र के अनुपात में नहीं है तो उसको हम बोलते हैं अंडरवेट। तो ये 3 कैटेगरी हम अंडर न्यूट्रिशन के अंदर मानते हैं।
एक अंडरवेट कैटेगरी का जो व्यक्ति है वो या तो स्टंटेड हो सकता है या वेस्टेड हो सकता है, या दोनों हो सकता है। मतलब अंडरवेट वो तभी रहेगा या तो वो स्टंटिंग का शिकार हो या फिर वेस्टिंग का शिकार हो या दोनों का शिकार हो, तभी वो अंडरवेट कैटेगरी में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं माल न्यूट्रिशन की दूसरी मेजर कैटेगरी, दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड माल न्यूट्रिशन। इसमें हम क्या देखते हैं कि विटामिन, मिनरल्स, इन सबको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। विटामिन और मिनरल्स दोनों की डेफिशिएंसी से अलग अलग तरह की डिसीजेस होती हैं, जैसे कि विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, जो हमने पिछली स्लाइड में भी फोटोग्राफ देखा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, बोन के अंदर एक डिसीज होती है। बेरी डिसीज होती है विटामिन B1 की कमी से। मिनरल डेफिशिएंसी जैसे कि आयोडीन, आयरन, कैल्शियम की कमी से गोइटर, एनीमिया, रिकेट्स जैसे रोग पाए जाते हैं। ये सब भी माल न्यूट्रिशन के ही प्रकार हैं। इसके बाद तीसरा जो माल न्यूट्रिशन का प्रकार है दैट इज ओवरवेट या ओबेसिटी। Overweight and obesity is when a person is too heavy for his or her height। किसी व्यक्ति के हाइट के अनुपात में उसका वजन काफी ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं ओवरवेट। किसी व्यक्ति का अगर हाइट 6 फीट है और वो अगर 70 किलो का है, 72 किलो का, देन इट्स ओके। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर 4 फीट का है और उसका वजन अगर 70 किलो है, 70 केजीज है, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें वजन मतलब ओवरवेट है, मतलब उसका वजन जो है उसके हाइट के अनुपात में सही नहीं है, दैट इज नोन एज ओवरवेट या फिर ओबेसिटी। तो ये तीनों ही प्रकार जो है माल न्यूट्रिशन के प्रकार हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर कॉजेस ऑफ माल न्यूट्रिशन। देखिए मेजर कॉजेस ऑफ माल न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो हमने एक मानव जीवन को अलग अलग बोल सकते हैं स्टेजेस में बांटा हुआ है, जैसे कि बेबी, उसके बाद चाइल्ड स्टेज, उसके बाद एडोलेसेंट स्टेज, उसके बाद वुमेन की स्टेज, और उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन स्टेज, और उसके बाद वापस से बेबी। मतलब कि फर्स्ट और लास्ट जो इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये बेसिकली एक साइकिल है जिसको कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो एक कॉजेस को मैंने अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में डिवाइड करने की कोशिश की है। जैसे कि कॉजेस अगर हम देखें तो इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बेबी जो है वो लो बर्थ वेट का होता है, मतलब कि उसका एक तो वजन जो है वो बर्थ से ही कम है, साथ ही साथ वजन जो है बर्थ से ही कम होने के साथ साथ उसको इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि माँ का दूध सही तरीके से नहीं पिलाया गया तो वो स्टंटेड वाले चाइल्ड की प्रक्रिया में पहुंच जाएगा। सेकंड जो है लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण नहीं करवाना। तीसरा इनएडिक्वेट हेल्थ केयर, मतलब सही तरीके का स्वास्थ्य का जो केयर उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिला हो, या फिर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस अगर बच्चे को हुए हैं। तो ये चारों की चारों कारण उसे कौन सी स्टेज पे लेके जाएंगे? सेकंड स्टेज दैट इज चाइल्ड स्टंटेड। जो हमारा बच्चा होगा वो स्टंटिंग का शिकार हो जाएगा। स्टंटिंग मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको समझाया क्या होता है। लो हाइट फॉर एज, किसी व्यक्ति का एज के साथ उसका हाइट नहीं बढ़ा हो तो उसको हम बोलते हैं स्टंटिंग, मतलब कि बच्चा बोना रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हम देखते हैं क्या, अगर स्टंटेड चाइल्ड है उसके बाद भी उसका इनएडुकेट फूड और हेल्थ केयर उसको मिला हो, मतलब कि हेल्थ केयर भी सही नहीं मिला और उसको इनएडुकेट फूड मिला हो, साथ ही साथ लैक ऑफ न्यूट्रिशन अवेयरनेस, मतलब न्यूट्रिशन अवेयरनेस बच्चे को नहीं है, और बच्चे को तो वास्तविकता में नहीं होती लेकिन माता पिता को भी अगर उसकी न्यूट्रिशन की अवेयरनेस नहीं है तो वो किस में रिजल्ट होगा? वो रिजल्ट करेगा एडोलेसेंट वेस्टेड, मतलब कि किसी मतलब एक एडोलेसेंट व्यक्ति का वेट जो है उसकी हाइट के हिसाब से सही नहीं बढ़ेगा, तो वेस्टेड एडोलेसेंट है। और वेस्टेड एडोलेसेंट की एज में ही उसके अगर अर्ली चाइल्डहुड मैरिज कर दी जाए, अर्ली चाइल्डहुड प्रेगनेंसी हो जाए, या फिर इम्प्रॉपर डाइट एंड सैनिटेशन फैसिलिटी हो, तो वुमेन जो अगर वो रहेंगी तो वुमेन भी माल नरिश्ड स्थिति में रहेगी, मतलब कि वुमेन भी सही हेल्दी या फिर हम बोल सकते हैं सुपोषित वुमेन नहीं रहेगी, सुपोषित औरत नहीं मिलेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं कि अगर सुपोषित वुमेन नहीं है उसके बाद भी अगर उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी वो भी प्रीमेच्योर एज में, और उसके बाद भी उसको इम्प्रॉपर नियोनेटल डाइट, मतलब कि जो आप देखते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को अलग तरह का खाना या अलग तरह का खान पान सजेस्ट करा जाता है, अगर वो डाइट उनको नहीं मिले तो फिर जो प्रेगनेंसी में वेट गेन होना चाहिए वो वेट गेन नहीं होगा। और प्रेगनेंसी में वेट गेन नहीं होने के बाद भी अगर आपने उसकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी नहीं करवाई तो फिर जो बेबी है वो लो बर्थ वेट का बेबी होगा, और वो लो बर्थ वेट का बेबी वापस से साइकिल में आपके ऊपर कनेक्ट हो जाता है। अब ये सब चीजों के साथ में मैंने सेकेंड साइड पे इंपैक्ट्स भी कलेक्ट किए हैं कि अगर बच्चों को ये कॉजेस से गुजरना पड़े तो उसकी वजह से इंपैक्ट क्या होंगे। देखिए अगर बेबी लो बर्थ वेट का होगा तो मोर्टालिटी रेट, मतलब कि मृत्यु दर इंक्रीज होने के चांसेस है। मृत्यु दर कौन कौन से? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को हम हिंदी में बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, और चाइल्ड मोर्टालिटी रेट को आप शिशु मृत्यु दर के बाद में जो स्टेज होती है अंडर 5 चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, मतलब कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का जो मृत्यु दर है वो।
इसके बाद सेकेंड चीज है उनका इम्पेयर्ड मेंटल डेवलपमेंट, उनका मानसिक विकास में बाधा पहुंचेगी। तीसरा जो इम्पैक्ट आएगा दैट इज रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, उन शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट स्टेज में जो हमने कॉजेज दिए उसके साथ में जो इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं दैट इज रिड्यूस मेंटल कैपेसिटी, मतलब कि उसकी मानसिक की जो क्षमताएं हैं वो कम रह जाएंगी। इसके बाद इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीज, इम्यूनिटी नहीं बन पाई, इस वजह से क्रोनिक डिसीजेस मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जिनको हम क्रोनिक डिसीज बोलते हैं, जो कि बहुत लंबे समय तक रहती है, उसकी रिस्क जो है वो चाइल्ड के अंदर, बच्चे के अंदर बढ़ जाती है। इसके बाद एडोलेसेंट अगर वेस्टेड है तो उसकी फिजिकल कैपेसिटी मतलब उसका जो शारीरिक श्रम करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम रह जाएगी। इसके बाद जो है वुमेन अगर माल नरिश्ड है और प्री मैच्योर स्टेज पर अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो एनीमिया के शिकार हो सकती है। इसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन अगर लो वेट गेन करती है तो फिर हाई MMR मतलब कि माता के जो एक तरीके से बोल सकते हैं स्वास्थ्य को भी खतरा हो सकता है, माता की जान को भी खतरा हो सकता है। इस वजह से हाई MMR रेट मतलब कि मातृत्व मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी आपका बढ़ सकता है। इसके अलावा भी कुछ कॉजेज हैं। क्या कॉजेज है? लैक ऑफ अवेयरनेस, न्यूट्रिशन की अवेयरनेस नहीं होना, न्यूट्रिशन की अफोर्डेबिलिटी नहीं होना, है ना। उसकी अफोर्डेबिलिटी मतलब आप क्रय क्षमता नहीं है न्यूट्रिएंट फूड खरीदने की, पॉवर्टी बोल सकते हैं एक तरीके से, आप इसमें पॉवर्टी को लिंक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी टू गुड फूड, मतलब कि पोषण तो अवेलेबल है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, आपकी रेंज में नहीं है। इसके बाद अवेलेबिलिटी, पोषण है अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, और उसके बाद सब चीजें होने के बावजूद भी अगर शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, एब्जॉर्प्शन नहीं है ना, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये 5 मेजर कारण भी आप इसमें अपार्ट फ्रॉम वो साइकिल के आप 5 ये कारण भी इसमें जोड़ सकते हैं। ड्यू टू लेंथ इश्यू दिस वीडियो विल बी कंटिन्यूड इन सेकेंड पार्ट फ्रॉम causes of malnutrition in MP and current statistics of malnutrition in world, India and MP. So please do watch part B of this lecture for more details.